वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कुछ खूबसूरती के हवाले से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगी हमारी एस्थेटिशियन और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर नदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ज़बरदस्त। मौसम चेंज हो गया और गर्मी एकदम से जो है वो बड़ी शदीद हो गई। इससे पहले कि हम लेटेस्ट जो आप लोग आजकल प्रोसीजर्स वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में बात करें, इस मौसम के हवाले से भी टिप्स बता दीजिए। सबसे पहले तो सन ब्लॉक जस्ट बिफोर लीविंग द हाउस घर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। शदीद हीट होती है, आप जो कपड़े पहने वो थोड़े से लाइट कलर्स के, बिकॉज डार्क कलर्स स्पेशली ब्लैक और इसकी टोन्स में जितने भी होते हैं ग्रेज, दे टेंड टू एब्जॉर्ब हीट भी और यूवी रेज भी वो एब्जॉर्ब करेंगे। सो इट्स बेस्ट कि आप लाइट कलर कपड़े पहने ताकि जितना भी हो सके सूरज की जो शुआएं हैं वो डिफ्लेक्ट हों आपसे। ठीक है। सन ब्लॉक सारे यूवी रेज को ब्लॉक नहीं करता, उसके साथ सन ग्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं बिकॉज आप स्वेट करते हैं। बाकी जो ऑयली स्किन का जिनको इश्यूज़ हैं, उनके जो फेस वॉशेस हैं वो थोड़े से सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या इस तरह के हों, मैंडेलिक एसिड बेस्ड, जिसमें इनकी ऑयलीनेस थोड़ी कम हो। सन ब्लॉक, इवन क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स जिनकी नॉर्मल स्किन है, जनरली सर्दियों में उनकी ड्राइनेस की तरफ जाती हैं, तो आप जनरली थोड़ी थिकर क्रीम्स यूज़ करते हो, बट ड्यूरिंग द समर आप थोड़ा लोशन की तरफ आ जाते हो। सो थोड़ा सा डेली रूटीन में आपके मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन्स ये थोड़े चेंज होने वाले होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताइए, हम बात कर रहे थे शुरू करने से पहले प्रोग्राम के पहले हमने PRP का सुना करते थे, फिर आपने कुछ PRF का जिक्र जो है वो करना शुरू किया, एंड देन हमने एक्सोसोम्स को अलग से डिस्कस किया। अब आप कह रही हैं कि PRP से ही एक्सोसोम्स निकाले जा रहे हैं और ये पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल होना शुरू हो गया है। आपकी PRP कलेक्ट करते हैं इन अ स्पेसिफिक वे, और फिर एक ख़ास किट होती है जिसके अंदर आपकी PRP डाली जाती है, और फिर एक ख़ास मशीन होती है, वो एक ब्लॉक वाली किट होती है जिसमें डालता है, और फिर उसमें एक ख़ास पैरामीटर्स पे उसको स्पिन किया जाता है और उससे फिर आपके एक्सोसोम्स डिराइव किए जाता है। अच्छा, इसमें और जो हम PRP ड्राइव करते थे उसमें क्या फ़र्क होता है? PRP में तो बेसिकली इट्स एवरीथिंग ना, प्लेटलेट्स भी हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं, अगर PRF की बात करें साथ फाइब्रिन भी है। एक्सोसोम्स बेसिकली होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं जो एक जनरली सेल टू सेल मैसेज लेके जाता है, और इट हेल्प्स इन रीजनरेशन, रिजुविनेशन, हीलिंग। तो एक्सोसोम्स छोटे छोटे पैकेजेस हैं जेनेटिक मटेरियल के, तो हम वो आपके PRP तो पूरे प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स सब हैं, उसमें से हम जो जेनेटिक मटेरियल है वो और भी रिफ़ाइन करके वो निकाला जाता है, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स इन रीजनरेशन। और लेकिन इसमें यह है एक जो डाउन साइड है इसकी, कि इवन दो द टेक्निक इज़ अमेजिंग, बट इसके एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली चार्जेस भी इसके थोड़े ज़्यादा हैं। और यह है कि इसको एवरी 5 to 10 डेज़ के बीच में करना पड़ता है रिपीट, सो 3 सेशंस बैक टू बैक करने पड़ते हैं जी, अदरवाइज इसका नहीं, बिकॉज आपके अपने एक्सोसोम्स है, दे डोंट स्टे दैट लॉन्ग, सो यू नीड टू between 5 to 10 days you need to repeat the तो फिर जो procedure। फ्रोजन एक्सोसोम्स आते हैं तो आप उसके साथ कैसे कंपेयर करेंगी इसको? अभी तो दिस इज़ समथिंग जो अभी नया निकला है, अभी तो इस पर रिसर्च भी चल रही है। आई थिंक जो बने बनाए एक्सोसोम्स हैं प्री मेड हैं, बिकॉज देर बाकी कोई रोज़ से निकालते हैं, फूलों से, कोई वेजिटेबल से, कोई फैट सेल्स वगैरह से निकल रहा होता, तो ये आपके अपने एक्सोसोम्स हैं, यू नो, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो साइड इफ़ेक्ट टू इट। आपका अपना ब्लड है जो आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, आपके अपने एक्सोसोम्स हैं जो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डाले जा रहे हैं, तो जो फॉरेन बॉडी रिएक्शन या किसी तरह का भी कोई और रिएक्शन या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें कि सिंपल PRP में और इसके रिजल्ट्स में क्या फ़र्क आएगा? रिजल्ट्स में कंपेरेबिलिटी तो सच नहीं है, इट्स अ मोर रिफाइंड प्रोसीजर। जनरली PRP और
एक्सोसोम्स को कंबाइन करके भी किया जाता है। सो रिजल्ट्स आर कंपेरेबल द सेम, लेकिन वही बात है कि इसके 3 सेशंस में आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, वेयर एज PRP के यू नीड मोर सेशंस, बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली रिजल्ट तो आता ही है सबका, लेकिन दैट टेक्स लॉन्गर, दिस टेक्स अच्छा, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि वो ये कहते हैं कि हम एक्सोसोम्स जो है ना वो मतलब एक्सोसोम को लगाने का प्रोसीजर क्या होगा। कुछ क्लिनिक्स कहते हैं कि हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं और वो स्किन में एब्जॉर्प्शन के लिए फिर उसके साथ जो है मतलब RF कोई डिवाइस यूज़ कर लेंगे। इज़ दैट इफेक्टिव या ये इंजेक्ट होने चाहिए स्किन के अंदर? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जो सबसे पहले जब एक्सोसोम्स आए थे उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि माइक्रो नीडलिंग से करें, इसको पहले चैनल्स बनाएं और फिर करें। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि आप माइक्रो नीडलिंग भी करें और आप इसको इंजेक्ट भी करें। अब कुछ कंपनीज़ हैं वो ये प्रोटोकॉल्स देती हैं कि आपने पूरे साल में एक दफ़ा एक्सोसोम्स करने हैं तो आपके हेयर ग्रोथ हो जाएगी। कुछ कंपनीज़ कहती हैं एवरी 2 वीक्स करें। कुछ हर कंपनी के अपने प्रोटोकॉल हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एक्सोसोम्स, और कुछ कहती हैं कि आप एवरी 10 डेज़ करें और कुछ कहते हैं वंस अ मंथ। तो इनके भी चार्जेस भी अकॉर्डिंगली होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल अभी कोई जैसे PRP का अभी तक कोई सेट नहीं हुआ, इसी तरह प्रोटोकॉल एक्सोसोम्स के भी सेट नहीं हुआ। हर कंपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको बता रही है, और हम जो कंपनी के लेते हैं एक्सोसोम परचेज करते हैं फिर उसके मुताबिक ही उसको लेके चलते हैं। तो डॉक्टर नदा फिर कैसे, इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देन ना कि क्या प्रोसीजर करवाना चाहिए और किसको क्या सूट करेगा? बस इट्स जस्ट समथिंग दैट इज़ अभी अंडर रिसर्च। ऑब्वियसली इसके कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जाहिर हुए जिसकी वजह से इट्स बीइंग यूज्ड अभी एवरीवेयर। एक्सोसोम्स की बात कर रही हूँ। कोई इतने लॉन्ग टर्म इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स और कितनी मिकदार तो चले, वो भी इसमें 40 बिलियन होते हैं, किसी में 14 बिलियन होते हैं एक्सोसोम्स। मतलब प्रोटोकॉल क्या है ना, ये अभी कोई इसके ऊपर रिसर्चर्स भी जो है ना वो एक किसी एक ख़ास उस कंसेंसस पे नहीं बैठे कि जी इस पे ही ऐसे होना चाहिए। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। सो यस, दिस इज़ ऑल अभी आगे भी ये चलेगा और भी इवॉल्व होगा। अब मुझे बताइए कि जो लोग करवाना चाहिए प्रोसीजर्स, उन्हें किस रिजल्ट की उम्मीद रखनी चाहिए? जो एक्सोसोम करवाना चाह रहे हैं तो आप प्रेफर करेंगी कि वो एक्सोसोम अपनी PRP से ड्राइव्ड एक्सोसोम्स करें या फिर वो जो फ्रोजन्स और डिफरेंट पैकेजिंग में अवेलेबल हैं उनके लिए जाएं? सबसे पहले तो एक्सोसोम्स से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे एज फार एज हेयर ग्रोथ इज़ कंसर्न्ड? अगर जैसे लोगों को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिनकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस है एंड द हेयर इज़ गॉन और फॉलिकल डेड हो गया है, वहाँ पे एक्सोसोम काम नहीं करेगा। एक्सोसोम फॉलिंग हेयर पे काम करेगा, जो अभी बाल गिर हैं, जो बाल वीक हुए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। जो फॉलिकल्स डेड नहीं हुए सिर्फ उस पर काम करेगा। सो पीपल हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, उन पे एक्सोसोम्स काम नहीं करेंगे। यस, जब उनके हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगी, जब हेयर ग्राफ्टिंग हो जाएगी, तो उसकी ग्राफ्ट की सर्वाइवल को वो इन्हांस करता है। जैसे अगर आपने 5000 ग्राफ्ट लगाए हैं और उसमें से 1000 ने गिरना है, तो वो 1000 के बजाय मे बी 500 गिरेंगे और बाकी सबको सर्वाइवल बेहतर हो जाता है ग्राफ्ट का उसमें। और जो बाल आपका फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के सिर्फ यहाँ पे बॉल्डनेस होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता तो सारी बॉल्डनेस होती है, तो आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, लेकिन अगर आप एक्सोसोम्स या PRP से जो बाकी बाल आपके रह गए हैं उसको आप नहीं मेंटेन करोगे, तो अल्टीमेटली इन बालों ने भी गिरना है ना। ठीक है। तो दिस इज़ वेयर एक्सोसोम्स एंड PRP कम इन, दिस इज़ वेयर दे हेल्प यू। फेस के ऊपर एक्सोसोम्स जो हैं वो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस को हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट्स एजिंग, इट डजंट रिवर्स एजिंग दैट मच, मे बी कुछ हद तक, बट ऐसे नहीं होता कि आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। बट यस, इट इज़ समथिंग जो आपके प्रिवेंशन भी करती है और कुछ हद तक एजिंग को रिवर्स भी करती है। तो फिर इसको कराने से हमें मतलब एक अच्छा ग्लो स्किन पे क्या नज़र आएगा? ग्लो आएगा, कोलेजन बनेगी ऑब्वियसली, तो थोड़ी सी स्किन ऊपर की तरफ खिंचेगी भी। यू ऑब्वियसली आपके फाइन रिंकल्स जो हैं वो बेहतर होंगे। सो यू ओवरऑल, एंड देन ऑब्वियसली इफ़ इट्स डिलेइंग एजिंग, तो आपकी एजिंग भी तो डिले हो रही है ना। इट्स एक्चुअली स्टॉपिंग दैट फ्रॉम हैपनिंग। अच्छा, अब अगर इसको हम कंपेयर करें मतलब कि PRP के फ़र्ज़ किया 5 सेशंस के बाद हमें वो रिज़ल्ट मिल रहा है जो हमें एक्सोसोम के 1 सेशन के बाद मिल रहा है, तो एज डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट वुड यू रिकमेंड कि आप क्या करना चाहिए और क्या ऑप्ट करना चाहिए? एंड क्या ये दोनों प्रोसीजर्स हैं
समर में भी ठीक है क्योंकि जी बिल्कुल, ये दोनों प्रोसीजर्स आप हर मौसम में कर सकते हैं, सिर्फ केयर थोड़ी सी क्योंकि हीट वगैरह होती है तो ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है, दैट्स अबाउट इट। कंपैरेटिविटी में इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं और रिसर्चेस आ रही हैं। कुछ पेपर्स कहते हैं कि एक्सोसोम्स आर बेटर, सम पेपर्स से पीआरपी में भी आपको अल्टीमेटली कुछ थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट हेल्प्स। सम पीपल से कि दोनों का कॉम्बिनेशन better है. Like I said, it's still under a lot of research, but people are getting very good results बालों को लेके, especially अगर आपका बाल डेड नहीं हुआ, फॉलिकल डेड नहीं हुआ तो. And I think अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो yes, you should definitely go for exosomes. But अगर अफोर्डेबल नहीं है तो फिर आप बैक टू बैक PRP के सेशंस ले लें, तो इन द लॉन्ग टर्म उसका वो इफेक्ट आएगा. बहुत सारे डॉक्टर्स अभी एक्सोसोम्स को नहीं एंडोर्स कर रहे और बहुत सारे कर भी रहे हैं. एज फॉर मी, आई हैव सीन सम वेरी गुड रिजल्ट्स इन हेयर ग्रोथ. उसमें बहुत अच्छा हेयर तो आप हेयर ग्रोथ के लिए रिकमेंड करती हैं? मैं करती हूँ, लेकिन मैं फेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ अभी नहीं कर रही, बिकॉज इट जस्ट गिव्स, आई थिंक उससे बेहतर हम अगर बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स वगैरह करते हैं तो उसमें कोलेजन बनती है, वो मुझे वो ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है. और आप समझते हैं, दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, यू नो, कि इस पे अभी ज़्यादा रिसर्च आ जाएगी तो मे भी ज़्यादा होगी. यस. अच्छा, अब ये बताइएगा कि पीआरपी जो है वो क्या बहुत यंग जो लड़कियां हैं उनको भी करा लेनी चाहिए और उनको भी बिल्कुल करा लेनी. आपका अपना ब्लड है ना, आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यूजिंग योर ओन ब्लड. उसी के आप ही के ग्रोथ फैक्टर्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन आपके एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी में जा रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प विद हीलिंग. अब इट्स सो सेफ कि आपके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके अल्सर्स बन जाते हैं, इस्कीमिक नेक्रोटिक अल्सर्स बन जाते हैं. अब डायबिटीज़ इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है ना, जिसमें आपके गैंग्रीन होनी शुरू हो जाते हैं. तो जो अल्सर्स बनते हैं वो पेनलेस होते हैं, तो जनरली वो बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती पेशेंट को कि हमें दर्द, जब दर्द नहीं होता तो वो केयरलेस होते हैं और वो फिर मज़ीद बढ़ते जाते हैं, तो दे डोंट टेक केयर ऑफ इट. तो उसमें भी नॉन हीलिंग वुंड्स, नॉन हीलिंग अल्सर, सर्जिकल वुंड्स, बर्न्स, इन सब में ये यूज हो रहे हैं. तो दिस इज देयर दैट सेफ, सही, यू नो, इट्स योर ओन ब्लड, सो नो देयर आर नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स. बिल्कुल ठीक है. एंड अगर कोई पीआरपी करवा रहा हो तो फिर उसको कितना स्पेसिंग उसमें करनी चाहिए? पीआरपी का जनरली जो प्रोटोकॉल मोस्टली फॉलो किया जाता है, दैट्स 3 to 4 वीक्स के बाद करते हैं, और एवरी 3 वीक्स या एवरी 4 वीक्स, वंस अ मंथ भी हो सकता है. बट आई वुड रिकमेंड के बिटवीन 3 and 6 वीक्स इज अ बेटर सेशन ले लेना चाहिए. एंड देन पीआरएफ, अब इसके बीच में हम उसको भी डालते हैं कि वो क्या है, एंड देन हाउ यू कंपेयर पीआरएफ विद पीआरपी? अच्छा, पीआरएफ में बेसिकली ये है कि पीआरएफ के 3 फॉर्म्स में बनता है. पीआरपी तो हम फिर थोड़ा जेल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं. पीआरएफ जो है वो आपको जेल फॉर्म में भी मिलेगा, वो सॉलिड फॉर्म में भी बनता है जो बोन ग्राफ्ट्स में यूज़ होता है, और वो लिक्विड फॉर्म में भी बनता है. अब इन सब के बनाने के तरीके डिफरेंट हैं. पीआरएफ का फ़ायदा ओवर पीआरपी ये है कि पीआरएफ में आपकी एक फाइब्रिन होती है, मैट्रिक्स एक ख़ास आपके ब्लड में, तो उसमें एक तो स्लो रिलीज़ होती है ग्रोथ फैक्टर्स की, तो ज़्यादा देर के लिए आपका वो जो एरिया है वो ग्रोथ फैक्टर्स से एक्सपोज्ड रहता है, सो इट गिव्स लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट्स. ठीक है. दूसरा, उसकी जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है उसमें बेहतर होती है, ज़्यादा होती है. एंड पीआरपी में हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं, पीआरएफ में वो भी नहीं डालते, सो देयर इज़ नो फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व, फॉरेन सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है. सो पीआरएफ जो है, पीआरएफ हैज़ अ बेटर एफिकेसी. मैंने खुद अपने क्लिनिक पे ये स्टडी भी कंडक्ट की थी स्कार्स के ऊपर, एट्रोफिक एक्ने स्कार्स के ऊपर. तो जो ग्रुप इफेक्ट दोनों को अच्छा मिला था, लेकिन जिस ग्रुप का पीआरएफ किया था they were more satisfied comparatively. ठीक है. तो आपको लगता है कि पीआरएफ के ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हैं और ये लिटरेचर प्रूवन भी है. अच्छा. और ये एक्ने स्कार्स और स्किन की किन किन एरियाज़ के ऊपर जो है, जो लोग देख रहे हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि यस दिस प्रोसीजर इज़ फॉर देम? इट अंडर आई सर्कल्स में हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के साथ कंबाइन करके करते हैं. स्किन की रिजुविनेशन है. स्किन में अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम चाह रहे हो हल्का सा, इट गिव्स यू दैट फॉर अ वाइल. फिर उसके साथ आपकी जो कोलेजन इंडक्शन है वो हेल्प करते हैं. आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बेहतर होते हैं, अंडर आइज पे भी, फेस पे भी. स्किन में जब कोलेजन बनेगी ऑब्वियसली स्किन थोड़ी टाइटन अप भी होगी आपकी.
So it has a lot of effects. It gives you a very nice glow. It makes your skin look healthy. It makes it look fresh. But then हर बंदे के लिए वही प्रोटोकॉल नहीं होता ना. हर बंदे की स्किन टाइप के मुताबिक, उनकी एजिंग के मुताबिक, स्किन कंडीशन के मुताबिक प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं. ठीक है. अच्छा, एंड देन अब आप क्या रिकमेंड करेंगी कि जो लोग ज़्यादा जिनकी स्किन एजिंग हो चुकी हुई है, क्या वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑल्सो गो फॉर इट. बिल्कुल उठा सकते हैं. बट वी नीड टू नो, एक तो उनका ये ज़रूरी है कि इनके प्लेटलेट्स देखे जाएं, और वो कोई लॉपरिन वगैरह पे तो नहीं है, जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं उन पे तो नहीं है, बिकॉज देन दे नीड टू बी पुट ऑफ देम फॉर 2 days बिफोर वी डू अ PRP प्रोसीजर. ठीक है. लेकिन जैसे डीप रिंकल्स हैं, डीप रिंकल्स पे नहीं वर्क है, करेगा. अच्छा, बहुत ज़्यादा सैगिंग पे वर्क नहीं करेगा. ये इसको ओल्ड एज में करने का फ़ायदा ये है कि आपकी मज़ीद एजिंग को ये वक्ती तौर पे रोकेगा, कोलेजन बनाएगा, आपकी डिग्रेडेशन जो कोलेजन की है उसको कम करेगा. लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा सैगिनेस है स्किन की और बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स हैं तो नो, फिर उसके ट्रीटमेंट्स अलग हैं. अच्छा, और क्या ये मिलाज़मा के ऊपर और झाइयों के ऊपर या पिगमेंटेशन के ऊपर भी इफेक्टिव है काम? अभी तक जो रिसर्च है उसके मुताबिक कोई स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन के ऊपर इसका काम नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन बिकॉज़ ये स्किन को पावरफुल बनाती है, बिकॉज़ इट हील्स द स्किन, तो जब वो स्किन हील होती है तो ऑटोमेटिकली पिगमेंटेशन को भी थोड़ा कम करती है. यू नो, द जो डिब्री होता है, जो आपके मेलानिन डर्मिस में पड़ी हुई होती है, वो जल्दी उसकी ब्रेक डाउन जल्दी होता है, वहाँ से वॉश आउट जल्दी होती है. तो येस, पीपल डू यूज़ इट फॉर मिलाज़मा, बट उसकी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन फॉर मिलाज़मा नहीं है. बट इट हेल्प्स with spots if you combine it with certain mesotherapy cocktails उसमें जिसमें थोड़ा skin lightening agents होते हैं, तो it really does help. yes. अच्छा, एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो जब PRP या PRF इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो एक गन टाइप की एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है, मीज़ो गन. हमारे यहाँ पर इंजेक्शन के साथ, इंसुलिन सिरिंजेस के साथ भी PRP किया जाता है. आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? आई थिंक मैंने भी बड़े शौक से मीज़ो गन ली थी. एक तो थोड़ा सा ये होता है कि उसमें से हल्का सा ड्रिबल भी करता है आपका, विच इज़ नॉट अ बिग डील. लेकिन आई थिंक यू मोर इन कंट्रोल जब आप सिरिंज से करते हो, बिकॉज आप मीज़ो गन से एक ही डेप्थ पे कर रहे हो ना, और वो बस उसी पे टक 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 लगा होता है. सो देन देयर आर, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम देना है तो मैं ज़रा डीप आपकी PRP ऑन द बोन करके करूँगी, उस लेयर में करूँगी नियर द बोन. मैंने अब यहाँ पे अगर फाइन रिंकल्स करना है तो मैं फिर उसी वक्त उस जगह पे आपको थोड़ा सा सुपरफिशियल डर्मिस के अंदर PRP दूंगी. तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर कि आप मीज़ो गन को बार बार एडजस्ट करो, उस पे एडजस्ट करो. इट्स यू मोर इन कंट्रोल, एंड दैट्स माय ओपिनियन. यू मोर इन कंट्रोल व्हेन यू आर यूजिंग अ सिरिंज. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कोई चीज़ और जो आप ऐड करना चाहें, बिकॉज मौसम जो है वो अभी चेंजिंग, इवॉल्विंग, गर्मी तो अभी बढ़ना शुरू हुई है. बस यही है कि हाइड्रेटेड रहें, हीट स्ट्रोक से बचें. बहुत ज़्यादा गर्मी में जो टैनिंग, भले हम गर्मी में जाएं या ना जाएं, ये जो एक टैनिंग का इफेक्ट हाथों, पाँव, फेस आना शुरू हो जाता है और आता चला जाता है. हाउ कैन वी स्टॉप इट? अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करें, मतलब है कि सनब्लॉक भी, तो तब भी हमें लगता है कि पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, एक्ने हो रही है. टैनिंग इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू सनलाइट, नॉट टू हीट बट टू सनलाइट. तो ऑब्वियसली जब आप को धूप पड़ेगी तो आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड करना है टैन होके, बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो रही है विद पिगमेंट, वो तो होगा. तो इसमें लाइक आई सेड पहले भी कि आप कपड़े ऐसे पहने जो थोड़ा सा, देखें फिजिकल भी बैरियर होता है ना. जैसे आप अक्सर औरतें हिजाब करती हैं या कोई दुपट्टा इस तरह से लेती हैं, अम्ब्रेला ले लो आप, या कोई पी कैप पहन लो कि डायरेक्ट धूप फेस पे ना लगे. अलॉन्ग विद दैट अ सन ब्लॉक. एंड देन वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स दैट आई हैव सीन इज़ आप ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी के छींटे अपने फेस पे मारें. तो स्प्लैश योर स्किन विद कोल्ड वाटर एंड यूज़ अ मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और वो दैट रियली हेल्प्स. और सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचें, अपने साथ एक बॉटल रखें पानी की और सिप्स लेते जाएं. और ये जो हेयर फॉलिंग होती है बहुत ज़्यादा इस मौसम में,
उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? ज़रूरी नहीं है इस मौसम में ही हो, बहुत सारे लोगों की नहीं भी होती। सबसे पहले तो आपके हम कॉजेज़ देखेंगे ना, हेयर फॉल के बहुत सारे होते हैं। कॉमनेस्ट रीज़न होता है आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। हमारे पाकिस्तानी लोगों को, क्या मर्द क्या औरतें, जनरली जब हम टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा निकलती। दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आपके बाल गिरते हैं। तो हम फिर ये टेस्ट कराते हैं। अब आपके अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, उसमें हेयर फॉल होती है। उसमें होती है आपके थायराइड के कोई इश्यूज़ हों, उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। अल्टीमेटली स्ट्रेस से भी होता है, यू नो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आप अपने हेयर फॉल के लिए, लाइक आई से टू एवरीबडी, के हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं है। हर बंदे को इंडिविजुअली एक कस्टमाइज्ड प्लान बना के चलना पड़ता है। टाइम फॉर ब्रेक,